हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल्स पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे कॉन्सेप्चुअल डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, एक एक करके सारे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड स्टेटमेंट डेफिनेशन क्लास 11th में आपने पढ़ा था। कंजर्वेटिव फील्ड इज अ फील्ड इन विच वर्क डन बाय द फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड is only dependent on initial and final position, not on the nature of path followed between initial and final positions. कंजर्वेटिव फील्ड कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, वो आपने प्रूव कर लिया। ग्रेविटेशन फील्ड कंजर्वेटिव है, ये आपने क्लास 11 में प्रूव किया था। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कंजर्वेटिव फील्ड के। सेकंड, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज इट अ स्केलर और वेक्टर? दो डेफिनेशंस पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक पढ़ा था वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, दैट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एक पढ़ा था नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो ये आपके पास क्या हो जाता है? पोटेंशियल की डेफिनेशन। डॉट प्रोडक्ट है, वर्क डन है, तो ये क्या होगा? स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, व्हाई डू वी ऑफन रिगार्ड द पोटेंशियल ऑफ अर्थ टू बी जीरो? तो हम पोटेंशियल ऑफ अर्थ को जीरो क्यों लेते हैं? पोटेंशियल ऑफ अर्थ को जीरो इसीलिए लेते हैं क्योंकि अर्थ को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। वैसे क्या होता है कि अर्थ को आप अगर कुछ भी चार्ज देते हो, कोई भी चार्ज अगर कहीं से लीक होके अर्थ पे जाता है तो वो कभी रिजेक्ट नहीं करता, उसको हमेशा एक्सेप्ट करता है। इट मींस वो एक रेफरेंस है। रेफरेंस होने का मतलब आपने जितना चार्ज दिया उसका पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जितना चार्ज लिया उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको रेफरेंस मान के उसको जीरो पोटेंशियल काउंट कर लेते हैं। यही यहां लिखा है, कह रहा है द अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, हेंस एडिशन और रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वुड नॉट अफेक्ट इट्स पोटेंशियल इन सिग्निफिकेंट मैनर। वी कैन देन ट्रीट दैट पोटेंशियल टू बी प्रैक्टिकली कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम रेफरेंस लेके जीरो मान लेते हैं। तो मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी बॉडी का पोटेंशियल है तो वो हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। आप आगे गए, विद डिस्टेंस कितना पोटेंशियल में चेंज आया, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे क्या बोला? विल इट हैव द सेम यूनिट एज पोटेंशियल? नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यूनिट्स, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स होंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के। कौन सा फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रेफर करता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। कैसे निकलता था? आपके पास यहां पे चार्ज था प्लस क्यू, इधर चार्ज है माइनस क्यू। ये सेंटर पॉइंट, एक्स डिस्टेंस दूर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, ए ये बराबर है, तो ये डिस्टेंस हुआ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम ये डिस्टेंस हुआ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कट के आंसर कितना आया? जीरो। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, व्हाट कैन वी से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन? पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो वेरिएशन नहीं हो रहा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए होती है तो पोटेंशियल में डिफरेंस चाहिए होता है। सो पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट है हर जगह, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी। आप ऐसे सोचो, मैथमेटिकली ऐसे सोच सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर V इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी अगर कहीं पोटेंशियल कांस्टेंट है। 7th, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेसेसरली बी जीरो एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं जीरो है तो वहां फील्ड भी जीरो जरूरी है? नहीं जरूरी। जैसे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, वहां पोटेंशियल जीरो होता है बट फील्ड जीरो नहीं होती। एक पॉइंट की बात नहीं होती जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं। फील्ड की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में चाहिए होता है। तो जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। इक्वेटोरियल लाइन है, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल जीरो होगा। इसके लेफ्ट साइड पे मतलब प्लस चार्ज के पास पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर रही है, पॉजिटिव से जीरो ही, जीरो से नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल जीरो होता है। कहां पे होता है ऐसा? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। गिवन एग्जांपल हो गया, क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेट वेदर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द राइज और फॉल ऑफ पोटेंशियल। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फॉल ऑफ पोटेंशियल। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फॉल ऑफ पोटेंशियल, मतलब हमेशा कहां से कहां होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। आ जाओ, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 40 नैनोकूलम बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस? आंसर हो जाएगा 0। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज on equipotential surface is 0। ये प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी पढ़ा था। वैसे कैसे बोलते हो? Q नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए, इक्विपोटेंशियल है, वी बी और वी ए इक्वल होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। आ जाते हैं 10th पे। विल एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल? ये काम का पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज always move in the direction of field। होता है कि नहीं? in the direction of field, field जिस डायरेक्शन में जाएगी that is from high potential to low potential। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाता है और फील्ड की डायरेक्शन पे पोटेंशियल फॉल करता है, तो इट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज हमेशा, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड, दैट इज फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। हाई टू लो पोटेंशियल मूव करता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मूव करता है लो टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन की बात की है, इलेक्ट्रॉन कौन होता है? नेगेटिव चार्ज, तो कहां मूव करेगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अगले पे आ जाओ। A uniform electric field exists between the two charge plates as shown in figure। What would be the work done from ABCDA? वर्क डन हमेशा होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। क्लोज लूप, कंप्लीट लूप होते ही डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होता है। Which of the following is not a unit of electrostatic potential? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट कौन सा नहीं है? वोल्ट है, जूल पर कूलम हो गया, वर्क अपॉन चार्ज है, न्यूटन पर कूलम नहीं होता। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन हो गया फोर्स, फोर्स अपॉन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका आंसर हो गया न्यूटन पर कूलम। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, बिल्कुल सही, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कह सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। दोबारा, वर्क डन इन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाने का वर्क डन यूनिट चार्ज को क्या हो जाता है? पोटेंशियल होता है। तो फर्स्ट तो पक्का पक्का ठीक है। सेकंड में बोल रहा है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हम जो वर्क करते हैं वही आपका क्या हो जाता है? इसका आंसर है। तो इसका नेगेटिव आपको करना है, बाय द फील्ड का नेगेटिव करोगे तो आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी होगा, इसमें करेक्शन कर लो, ऑप्शन आएगा इसका सी। अपने असाइनमेंट बुकलेट में करेक्शन कर लीजिए, इसका ऑप्शन होगा सी। चले आगे, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14th। To find the value of potential at a point, the external force at every point, the external force at every point on the path is to be equal and opposite to, क्या होगा? ध्यान दो, correct, to find the potential at any point, the external force at every point on the path is equal and opposite to। जब आप पोटेंशियल निकालते हो किसी पॉइंट पे, तो आप क्या करते हो? इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते हो, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते हो, तो जो वर्क आप करते हो वो ऑपोजिट होता है किसके? अप्लाइड फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट, द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज इक्वल अपोजिट टू द वर्क डन, बिल्कुल नहीं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट वर्क आपको करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो गया वर्क डन बाय द फील्ड, आपको क्या निकालना पड़ता है अगेंस्ट द फील्ड, तो उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। आ जाते हैं 15th पे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को आपने रिलीज कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो रिमेन्स अ कांस्टेंट, नहीं इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस, बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16, what would be the work done if the point charge plus q is taken from point A to point B on the circumference of the circle। अब जो A और B है वो circumference पे हैं, तो ये डिस्टेंस बराबर है, तो VA VB के बराबर है, VA VB के बराबर है, तो वर्क डन कितना हो गया 0। वर्क डन क्या होता है Q नॉट इंटू VB माइनस VA, VA और VB बराबर है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। अगला, इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज टेकन फ्रॉम A to C एंड देन फ्रॉम C to B, द चार्ज प्लस क्यू सेंटर पे है, ये सेंटर बना नहीं हुआ, प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे है, ए से बी लेके, ए से सी लेके गया, फिर सी से बी लेके गया, तो जब मैं ए से सी लेके जाऊंगा, पहले आप देखो ये सेंटर पे है, ये डिस्टेंसेस हैं, तो सी जो है वो क्लोजर पॉइंट है, कंडक्टर वंडक्टर नहीं बोला हुआ, सी जो है वो क्लोजर पॉइंट है, एक इमेजिनरी सर्कल से लेके गया, तो वीसी ज्यादा होगा वीए और वीबी के कंपैरिजन में, तो जब मैं ए से सी लेके जाऊंगा तो हो गया क्यू नॉट इंटू वी सी माइनस वी ए, जो कि रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और जब मैं सी से बी लेके जाऊंगा तो क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी सी, जो कि हो जाएगा नेगेटिव। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव से, तो वैल्यू वाइज तो इक्वल होगा बट साइन ऑपोजिट होगा, तो ऑब्वियसली वर्क डन जो ए से बी का होगा वो ज्यादा होगा, सी से बी का वर्क जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, दोनों काफी बार आते हैं एग्जाम में। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, एन अनचार्ज्ड इंसुलेटेड कंडक्टर A is brought near a charged insulated conductor B, what happened to the charge and potential of B। इस पे लगाइए सितारा, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एन अनचार्ज्ड इंसुलेटेड कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ चार्ज्ड इंसुलेटेड कंडक्टर बी, ये एक न्यूट्रल है ए, ये चार्ज्ड है बी, बी जो है ये चार्ज्ड है, कंडक्टर बोला तो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा, जब इसका कुछ वोल्टेज है, जब मैं इसको पास लेकर आऊंगा, टच नहीं किया, तो यहां इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, टच नहीं किया, सो बी का चार्ज विल रिमेन सेम, क्योंकि शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा, चार्ज सेम रहेगा। अब इस नेगेटिव की वजह से यहां कुछ नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है, चार्ज का चारों तरफ अपना पोटेंशियल होता है, तो नेगेटिव चार्ज जहां इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से आसपास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज जहां इंड्यूस हो रहा है उसके आसपास उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव क्लोजर है, पॉजिटिव दूर है, तो पोटेंशियल ऑफ बी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल जो है बी का कम हो जाएगा, तो चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट पोटेंशियल फॉल करेगा। यही प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, आगे पढ़ेंगे। आ जाता है 19th पे, डज द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। नहीं, पोटेंशियल सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे, के क्यू बाय आर होता है, तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। आ जाते हैं 20th पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट कैन वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्योमेट्रिकली, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से। आ जाते हैं 21 पे, डिड्यूस डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 L2 T-2 और चार्ज के डायमेंशन AT। कंबाइन करो, m1 L2 T-3 A-1, ये होगा इसके डायमेंशंस। ठीक है जी। आ जाते हैं 22 पे। Figure shows 3 points A, B, C in the uniform electric field. At which points in the electric potential maximum? Electric field is along the fall of potential. Electric field is along the fall of potential. Electric field is along the fall of potential. तो A का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उससे कम B का, सबसे कम C का। तो A का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, B का उससे कम, C का सबसे कम। ठीक है, आगे फिगर बिलो शोज द कांस्टेंट पोटेंशियल इन रीजन इज अ रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स आर इंडिकेटेड एट विच पॉइंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, C पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, in the region of strong field, equipotentials are close together, and in the region of weak field, they are far apart. जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वहां वो पास पास होंगे, जहां वीक फील्ड होगी वहां पे गैप बढ़ जाएगा। आ जाते हैं 24 पे। इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। बहुत दूर अगर आप देख रहे हो, तो अगर आप दूर चार्ज लेते हो, चाहे वो जैसे मर्जी हो, उनको आप एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हो। पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनते हैं? स्फीयर्स बनते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? स्फीयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 25 पे। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड? वर्क डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लोज लूप में टोटल वर्क हमेशा कितना होगा? जीरो। 26 पे आ जाएं। अ चार्ज Q naught is taken from P to A, P to B, P to C, in which case work done is maximum। ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो VA, VB, VC तीनों बराबर होंगे। Therefore work done, P से A लाओ, P से B लाओ, P से C लाओ, सेम होगा। Q naught इंटू VA माइनस VP होगा, या फिर VB माइनस VP होगा, या फिर VC माइनस VP, सब बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आ जाते हैं 27 में। व्हाट डज नेगेटिव साइन इन दिस सिग्निफाइज? नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फॉल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 28th, what is the effect of temperature on dielectric constant? ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है। टेम्परेचर के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है, ये याद करना है। 29th, what are the SI unit of electrical susceptibility? ये आगे पढ़ोगे, अगला टॉपिक का गलती से इसमें आ गया, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, आगे पढ़ोगे। वैसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ससेप्टेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी डाइलेक्ट्रिक K माइनस 1। K कौन सा है? K आपका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1 करते हो, ससेप्टेबिलिटी आता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। आगे पढ़ोगे, आगे आएगा। सो अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं होते, ससेप्टेबिलिटी के भी कोई यूनिट्स नहीं होंगे। आ जाते हैं 30th पे। इफ अ चार्ज प्लस Q इज रिवॉल्व्ड अराउंड अनदर चार्ज प्लस Q इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, हाउ मच वर्क इज डन? क्लोज लूप। क्लोज लूप में टोटल वर्क डन कितना हो जाता है? जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। 31, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसको याद रखिए। CGS यूनिट जैसे चार्ज क्या कह रहा था स्टैट कूलम, वैसे इसका होता है स्टैट वोल्ट। स्टैट वोल्ट, और रिलेशन इसका ये है 1 वोल्ट इज 1/300 स्टैट वोल्ट। What is the electromagnetic unit of electric potential? इसको बोलते हैं AB वोल्ट। तो 1 वोल्ट होता है 10⁸ AB वोल्ट। EMU यूनिट बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 वोल्ट इज 10⁸ AB वोल्ट, या फिर 3 × 10⁻10
AB वोल्ट हो जाता है 1 स्टैट वोल्ट के इक्वल। तो ये रिलेशंस आपको ये लर्न करने वाले 2-3 क्वेश्चंस हैं। 33rd, a point charge plus Q is placed at O as shown. VA minus VB is positive, negative, 0 for Q is positive. अगर Q पॉजिटिव है, यहां पे चार्ज रखा, अगर Q is positive, so A point closer है, potential of A will be greater than potential of B, तो VA minus VB क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर Q नेगेटिव है, अगर Q नेगेटिव है, अभी भी VA वैल्यू वाइज तो बड़ा है VB से, बट VA एक्चुअल में छोटा हो जाएगा VB से, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस केस में, पहले वाले केस में क्या हुआ, पॉजिटिव, दूसरे वाले केस में क्या हुआ, नेगेटिव। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। 34th, गिव द साइन ऑफ वर्क डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का काफी आता है एग्जाम में। आपको बोला गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, बाय द फील्ड वर्क डन बोला। बाय द फील्ड वर्क डन क्या होता है, Q नॉट इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल। एक एक करके देखते हैं। बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, इस पे आते हैं। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो यहां पे Vp जो होगा वो Vq से बड़ा होगा। वर्क डन आप ले जा रहे हो बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, Q टू P, ये बाय फील्ड निकाल रहे हो। बाय फील्ड अगर वर्क डन निकालते हो, ये होता है Q नॉट इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है अगेंस्ट द फील्ड में, ये होगा V इनिशियल माइनस V फाइनल, VQ माइनस VP। Q नॉट कितना है, पॉजिटिव, और VQ माइनस VP क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये वर्क डन बाय द फील्ड क्या हो गया, नेगेटिव। क्या पहला समझ में आता है, वर्क डन बाय द फील्ड क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरह से बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग फ्रॉम B टू A, अब इसमें सेकंड में ध्यान दूंगा, अगर B टू A की बात करूंगा तो A यहां पे क्लोजर है, तो A का पोटेंशियल वैल्यू में ज्यादा है, बट नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, तो A का पोटेंशियल कम होगा B के पोटेंशियल से। अब वर्क डन कहां से कहां तक ले जाना है, B टू A, अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट फील्ड, अगेंस्ट फील्ड वर्क डन होता है Q नॉट इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब Q नॉट क्या दिया हुआ है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, VA माइनस VB, VA माइनस VB क्या हुआ, नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक तरीका तो ये हो गया सोचने का, मैथमेटिकल। थियोरेटिकली भी सोच सकते हो। थियोरेटिकली कैसे सोच सकते हो, ध्यान देना। नेगेटिव चार्ज को अगर मैं Q पे रखूंगा, पॉजिटिव उसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे अपनी तरफ खींच लेगा। जब मैं Q पे रखूंगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिक्रीज कर रही है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब वर्क डन बाय द फील्ड कितना हो गया, नेगेटिव। यही यहाँ लिखा हुआ है, देखो, द फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स राइट। जो फील्ड है वो राइट साइड पे फोर्स लगा रही है, इसको ऐसे भी सोच सकते हो। तीसरा तरीका हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट। बाय द फील्ड है तो फोर्स हो गई राइट, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट, एंगल हो गया 180, वर्क डन हो गया नेगेटिव। इसमें अगेंस्ट द फील्ड है, अगेंस्ट द फील्ड हम लेके जा रहे हैं B से A में, तो इसकी फील्ड कहाँ है, इस तरफ लेके जा रहे हैं B से, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, सॉरी, फील्ड है, नेगेटिव चार्ज था पॉजिटिव था, एक मिनट, नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस तरफ, तो फोर्स अप्लाइड बाय द फील्ड हो गई राइट साइड, अगेंस्ट द फील्ड फोर्स हो गई लेफ्ट साइड, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। बेस्ट तरीका ये रहता है, इसमें गलती होने के चांस नहीं होते, आपको प्लस माइनस फोर्स वगैरह 11th के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नहीं सोचने पड़ेंगे, सीधा Q नॉट इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल देखो अगर बाय द फील्ड वर्क है, Q नॉट इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल देखो अगर अगेंस्ट द फील्ड वर्क है। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। आ जाते हैं 35 पे। 35 में बोल रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था। 35 में आपको क्या बोला, 35 में आपको बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 300 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया बेटा, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया।
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। अब आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जो ए और बी है वो सेम पोटेंशियल पे लाइट कर रहे हैं, सो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह बी एंड सी बोला, बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस हो गया 4 5 माइनस 3 है, तो ये हो गया 7 यूनिट्स। तो वो कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 7, इलेक्ट्रिक फील्ड है 300, सो 300 इंटू 7, आंसर कितना आ गया 2100 वोल्ट। और अगर ए और सी के बीच में बोला है तो ये डिस्टेंस नहीं लेते, डिस्टेंस हमेशा कौन सा लेते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो बिटवीन इक्विपोटेंशियल्स। तो इसका आंसर भी कितना होगा, 300 इंटू 7, दैट इज 2100 वोल्ट। गॉट इट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 36, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन पे स्टार मार्क कर रहा हूं, ये बहुत बहुत काम के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहे हैं n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू v वोल्ट ईच। n ड्रॉप्स है, एक ड्रॉप पे चार्ज मान लिया q, v वोल्ट पे हमने इसको वोल्ट चार्ज कर दिया, v कितना होगा, k q बाय r। सो एक ड्रॉप का चार्ज हो गया v r बाय k, रख लो संभाल के। n ड्रॉप्स आपने कोलीज करा दी टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, सो जो बड़ी ड्रॉप बनी उस पे चार्ज मान लिया कैपिटल Q, कैपिटल Q हो जाएगा n टाइम्स स्मॉल q, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। वैल्यू डालो n टाइम्स वी आर बाई के, रखो संभाल के। अब आपको क्या बोला, आपको कोलीज बोला, सो वॉल्यूम्स इक्वेट करो, 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम इज n टाइम्स एक ड्रॉप का वॉल्यूम, वॉल्यूम्स ऐड हो जाएंगे, सो नया रेडियस आ गया n टू पावर 1/3 स्मॉल r। आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा k q बाय r। नई वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k q बाय r। सो k q की वैल्यू n टाइम्स वी आर बाई के, डिवाइडेड बाय रेडियस n टू पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल r। r से r कट गया, k से k कट गया, आपके पास आ गया n टू द पावर 2/3 टाइम्स वोल्टेज, ये आ गया नया वोल्टेज। ठीक है, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने हाथ से लिखिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सब लोग। 37th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, जगह चाहिए इसके लिए। 37th में क्या बोला, फिगर ए एंड बी शो द फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस की कोई जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस, इसमें दो पॉइंट्स है पी और क्यू। अब अगर अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, P पॉइंट क्लोजर है, Q पॉइंट दूर है, तो P का पोटेंशियल ज्यादा होगा Q के पोटेंशियल से, P का पोटेंशियल ज्यादा होगा Q के पोटेंशियल से। इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A पास वाला है ना, यस। तो A का पोटेंशियल क्या होगा, A का पोटेंशियल ज्यादा होगा वैल्यू में, बट क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से तो A का पोटेंशियल कम हो गया B के पोटेंशियल से। वैल्यू में ज्यादा है पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। यहां तक बात क्लियर है, टाइम पे आ करो, यहां तक बात क्लियर। सो VA जो होगा वो VB से छोटा होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहे हैं, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ। VP माइनस VQ क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, VB माइनस VA, VB माइनस VA क्या हो गया, पॉजिटिव। पहला पार्ट क्लियर हो गया, VB माइनस VA क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q0 इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, यही होता है Q0 इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। ये फर्स्ट पार्ट ही था। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P। पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P।
पोटेंशियल एनर्जी एट Q कितना हो गया, Q नॉट इंटू VQ माइनस Q नॉट इंटू VP, सो Q नॉट इंटू VQ माइनस VP, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अब VQ माइनस VP क्या है, नेगेटिव, और Q नॉट क्या है, साइन ऑफ पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ये क्या है नेगेटिव, ये भी क्या है नेगेटिव, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। इसी तरह A और B के बीच में बोला तो एनर्जी ऑफ A माइनस एनर्जी ऑफ B, ये हो जाएगा Q नॉट इंटू VA माइनस VB। VA Q नॉट कितना है, नेगेटिव, और VA माइनस VB क्या है, VA माइनस VB भी क्या है, नेगेटिव, ये भी रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या ये समझ में आता है? थर्ड पार्ट, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क बाय फील्ड कितना होता है, Q नॉट इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल। अगेंस्ट द फील्ड क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। बाय द फील्ड क्या होता है, V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो थर्ड पार्ट में साइन ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, Q नॉट जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, फ्रॉम Q टू P, Q टू P VQ माइनस VP। अब VQ माइनस VP क्या हो गया, नेगेटिव, सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होता है, Q नॉट इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A। सो वर्क अगेंस्ट फील्ड Q नॉट इंटू B टू A जा रहे हैं तो VA माइनस VB लेंगे। कौन सा चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव इंटू VA माइनस VB का साइन कितना हुआ, VA माइनस VB का साइन क्या हुआ, VA माइनस VB का साइन हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, प्रोडक्ट कितना आ गया, पॉजिटिव। क्या ये क्लियर है? इसके बाद does the kinetic energy of small negative charge increase or decreasing going from B to A? जब B से A लेके जाऊंगा, B to A लेके गया, इसी नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हुआ पॉजिटिव। आप खुद सोचो, जब मैं B से A लेके जाऊंगा नेगेटिव चार्ज को, स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A, नेगेटिव चार्ज को B से A लेके जाऊंगा तो रिपल्जन बढ़ जाएगी, रिपल्जन बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिपल्जन बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सिंस ऑन टेकिंग चार्ज, नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A, repulsion increases, therefore kinetic energy decreases। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि B to A पे ले जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड क्या है, पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यू मे ऑल्सो से, और आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? जब आप B से A लेके गए, रिपल्जन ज्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 38। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे रखा, हाउ मच वर्क इज डन टू सेपरेट द इंफिनिटी। दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो आपको उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R। तो आपके पास 38 में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 by डिस्टेंस। K कितना, 9 × 10⁹। पहला चार्ज 7 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज -2 माइक्रोकूलम, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, एक है -900 पे, एक है 900 पे 18 सेंटीमीटर, 18 × 10⁻²। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा -0.7 जूल। इसके बाद बोल रहा है वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट, वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट होगा जितनी उनकी एनर्जी है उसका नेगेटिव, तो +0.7 जूल। तो 0.7 जूल से वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको +0.7 जूल लगाना पड़ेगा ताकि आप उनको क्या कर सको, सेपरेट कर सको।
अगला, व्हाट वे बी द पॉसिबल रीजन फॉर द वाटर हैविंग मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन माइका। ये आपको लर्न करना है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लर्न करना है कि वाटर के ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने का क्या कारण है, क्या कारण, पॉसिबल कारण क्या हो सकता है। आप कह सकते हो कि उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो एसिमेट्रिकल होता है एज कंपेयर टू तुम्हारा माइका। वही लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हैविंग अनसिमेट्रिकल शेप and thus possess permanent electric dipole moment. Consequently, polarization of charges takes place easily in water और उसमें कम होता है। तो ये लर्न करना पड़ेगा, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। आ जाते हैं 40th पे। Find the work done by the external agent in slowly shifting a charge in the electric field इतना I cap from point P to Q। From point P to Q आप मूव कर रहे हो, P पॉइंट है 1,2, Q पॉइंट है 3,4। वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ई डी एल, ई डॉट डी एल, यही होता है फॉर्मूला। अब ये देखो, ये ना तो मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वाई एक्सिस के अलोंग है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में अब दोनों कंपोनेंट्स होंगे, ई डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, एक्स और वाई दोनों मोशन के अलोंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁻³ आई कैप, क्यू नॉट की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम माइनस 1 माइक्रो इंटीग्रेशन 10⁻³ आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, आई डॉट आई 1 आई डॉट जे 0, तो आपके पास बना माइनस 10⁻⁻6 इंटीग्रेशन 10⁻³ dx। आई कैप वाली टर्म खत्म हो गई। लिमिट क्या होगी, x की लिमिट, x की लिमिट है dx है ना, x की लिमिट है 1 to 3, यूनिट्स मीटर में, कुछ नहीं बोले तो मीटर में 1 to 3, तो 10⁻³ बाहर हो गया, माइनस 10⁻³ माइनस 10⁻³ इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन हुआ x, लिमिट 1 to 3, P to Q बोला था, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज इतना इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फ्रॉम पॉइंट 1 2 to 3 4, सो 1 2 to 3 4 x इक्वल टू 1 से 3, y की कोई काम नहीं है, 10⁻³ dx, बिल्कुल ठीक। बाहर लेके जाओगे 10⁻⁻6 का 10 वो हो गया 6, आपके पास आंसर आ गया माइनस 10⁻³ इंटू 3 माइनस 1, रिजल्ट आ गया -2 इंटू 10⁻³ जूल्स। आंसर में करेक्शन कर लो, यहां माइनस मिस हो गया, देखो सब कुछ सेम चल रहा है, यहां माइनस मिस हो गया, माइनस मिस हो गया था। ठीक है, समझ में आया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इस टाइप का क्वेश्चन याद है किया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। सबसे पहले O से P तक डिस्प्लेसमेंट बनी dx, फिर इस पे dy और इस पे क्या ली dxi प्लस dyj, याद है बात। पहले O से P तक की अगर मोशन की बात करें, O से P तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड O से P तक y कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई x i कैप प्लस 2x j कैप। वर्क डन क्या हुआ O से P तक का, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन E डॉट dl, तो x dx। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट आपकी हो गई 0 से 2 तक, वैल्यू डालो, क्यू नॉट की वैल्यू -10 माइक्रो, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 2, माइनस माइनस कट गया, 5 माइक्रो इंटू 4 माइनस 0, 20 माइक्रो जूल। याद आया, किया हुआ ना क्वेश्चन। इसी तरह जब हम P से Q की बात करेंगे, P से Q की बात करेंगे तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो जाएगी 2 + 2y i कैप प्लस 2x j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वर्क डन अगर आपको निकालना है माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन E डॉट dl। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहां पे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है, dl कितना हो जाएगा dy j कैप, डॉट प्रोडक्ट करो, वर्क डन कितना आया 2x नहीं 4j कैप, x की वैल्यू थी, माइनस क्यू नॉट -10 माइक्रो इंटीग्रेशन ऑफ y की लिमिट्स, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 तक गए,
ई डॉट करूंगा तो 2 + 2y डी 4 dy। सो 40 माइक्रो इंटू 2 आंसर आ गया 80 माइक्रो जूल। टोटल वर्क डन क्लोज लूप में क्या होता है? 0। सो वर्क डन O से P प्लस वर्क डन P से Q प्लस वर्क डन Q से O, टोटल सम कितना? 0। वर्क डन Q से O का कितना हुआ? माइनस वर्क डन O से P प्लस वर्क डन P से Q कितना हुआ? -20 माइक्रो प्लस 80 माइक्रो, रिजल्ट आया -100 माइक्रो जूल। याद आ गया? ठीक है। जब मैंने क्लास में पहले कराया था तो इसका एक और टेक्निक बताई थी, इस लाइन की इक्वेशन बनाई थी, वो भी तरीका कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत है क्योंकि हमें टोटल दिया। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है राउंड ट्रिप का टोटल वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लोज लूप का वर्क डन हमेशा क्या हो जाता है? 0। अगर आपको ये ध्यान नहीं है क्वेश्चन, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग सीरियसली, आप घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग अबाउट इट एंड यू आर नॉट एट ऑल स्टडीइंग एट होम। आ जाते हैं 42 पे। Two point charges Q1, Q2 lie along a line at a distance from each other. Figure shows the potential variation along the line of charges. At which of the points 1, 2 और 3 is the electric field 0? आपके पास दो चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। वेरिएशन कैसी चल रही है? ऐसे, इस तरह से। ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही है ना? यही वेरिएशन है। पॉइंट है 1, पॉइंट है 2 और यहां पॉइंट है 3। ये सिचुएशन दी है, ठीक है। आपको बोल रहा है एट फिगर शोज द पोटेंशियल वेरिएशन अलोंग द लाइन ऑफ चार्जेस, at which of the points 1, 2 and 3 is the electric field 0? What are the signs of the charges Q1 and Q2 and which of the two charges has a greater magnitude? अब जरा ध्यान देना। सबसे पहली बात अगर आप नोटिस करो तो Q1 के पास पोटेंशियल पॉजिटिव है, Q2 के पास पोटेंशियल नेगेटिव है। जिसके पास पोटेंशियल पॉजिटिव है वो चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। सो Q1 जो होगा वो जाएगा पॉजिटिव, Q2 जो होगा वो जाएगा नेगेटिव। ये पॉइंट समझ में आता है? पॉजिटिव चार्ज के पास पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव के पास पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। और बीच में कहीं पे पोटेंशियल 0 होगा, दोनों की वजह से वो ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, ऐसा पॉइंट जिस पे पोटेंशियल 0 है, इट इज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर और ग्रेटर मैग्नीट्यूड। दोबारा, न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? इट्स क्लोजर टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। It's always closer to the charge having lower magnitude. So it's closer to the charge having lower magnitude. तो lower magnitude किसका हो गया? Q2 का, क्योंकि since point at which potential is 0 is closer to Q2, therefore magnitude of Q2 is less than magnitude of Q1. ये बात समझ में आती है? मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 जो है वो Q1 के मैग्नीट्यूड से छोटा होना चाहिए। तीसरी चीज, विच ऑफ द साइंस हो गया, ये हो गया। अब आपको देखना है 1, 2 और 3, एट विच ऑफ द पॉइंट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वो आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगी? 1 पे, 2 पे या 3 पे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस dV by dr होती है। बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल विद डिस्टेंस का ग्राफ है, ये पोटेंशियल विद डिस्टेंस का ग्राफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट अ पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 0, क्योंकि dV by dr क्या होगा? स्लोप होगा। स्लोप 0 कहां पे है? थर्ड पॉइंट पे। यहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना। सो पॉइंट 3, एट पॉइंट 3 टेंजेंट is parallel to x-axis, therefore slope is 0, implies
एट 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। आया मजा? समझ में आया? रजिस्टर खोलो, अपने हाथ से इसको सोचो, दोबारा लिखो, कोई दिक्कत है अभी पूछो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43 पे ध्यान दो। A uniform field of magnitude 2000 Newton per coulomb is directed at theta equal to 37 below the horizontal as shown। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ये 37 डिग्री एंगल पे, 37 डिग्री एंगल पे, और डिस्टेंस है ये P और Q 2 पॉइंट्स है, इनके बीच में डिस्टेंस है P और R 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का गैप है। यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2000 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड, 2000 न्यूटन पर कूलम है, डायरेक्टेड थीटा इक्वल टू 37 बिलो द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या लेते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? इक्विपोटेंशियल्स बनाओ। ये एक इक्विपोटेंशियल हो गया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे दूसरा इक्विपोटेंशियल हो गया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस लेना होगा। सो इस ट्राइंगल में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आप वैल्यूज पे आ जाओ। इस ट्राइंगल में d/5, d हो गया क्या? बेस, 5 हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया cos 37, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5 cos 37। मानते हो बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 5 cos 37। d/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? cos 37, तो d हुआ 5 cos 37। cos 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो आंसर कितना आया? 4 सेंटीमीटर। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 2000, और डिस्टेंस कितना? d विच इज 4 सेंटीमीटर, 4/100 मीटर्स, आ गया 80 वोल्ट। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज किसके बीच में? पॉइंट्स कौन से? P और R, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 80 वोल्ट। क्लियर? सेकेंड पार्ट, इफ वी डिफाइन द रेफरेंस लेवल ऑफ द पोटेंशियल so that potential at R is 500 volt, what is the potential at P? Potential at P, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो P हाई पोटेंशियल पे होगा, R लो पोटेंशियल पे होगा। P हाई पोटेंशियल पे होगा, R लो पोटेंशियल पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? फॉल ऑफ पोटेंशियल। सो P हाई पोटेंशियल पे होगा, R लो पोटेंशियल पे होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस है 80। तो VP माइनस VR आप निकाल चुके हो 80, तो VP कितना हो गया? 80 प्लस VR, सो 80, और R का पोटेंशियल कितना है? 500, आंसर आ गया 540 वोल्ट। सो P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 540 वोल्ट्स। समझ में आ गई बात? क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओ 5 बोला 580 मैंने, 580 वोल्ट, सॉरी। ठीक है, मेथड क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Figure shows a charge array known as an electric quadrupole. For a point on the axis of quadrupole, obtain the dependence of potential on R for R by A much greater than 1. Potential निकालना है P पॉइंट पे। So potential P पॉइंट पे क्या हो जाएगा? प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, KQ by R plus A। फिर ये -2Q चार्ज हो गया R डिस्टेंस दूर, प्लस K टाइम्स -2Q बाय R, और फिर Q चार्ज हो गया R माइनस A डिस्टेंस दूर, KQ बाय R माइनस A। आई बात समझ? पोटेंशियल आ गया, खत्म। KQ कॉमन ले लो, KQ कॉमन, 1 बाय R प्लस A, -2 बाय R,
प्लस 1 बाय आर प्लस ए। एलसीएम लो, के क्यू आर इंटू आर प्लस ए, एक मिनट, आर माइनस ए, आर माइनस ए, इधर आया आर टाइम्स आर माइनस ए माइनस 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर टाइम्स आर प्लस ए। सॉल्व करो, के क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस ए आर प्लस ए आर खत्म हो गया, 2 ए स्क्वायर बचा सिर्फ, अपॉन आर टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल। समझ में आई? इसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑन पोटेंशियल ऑन आर फॉर आर बाय ए मच मच ग्रेटर देन 1। आर बाय ए बहुत बड़ा हो 1 से, ऊपर नीचे ए स्क्वायर से डिवाइड, आर बाय ए बहुत बड़ा है 1 से, आर बाय ए बहुत बड़ा है 1 से, मतलब आर बहुत बड़ा होगा ए से, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिखोगे, तो इसको मैं आर स्क्वायर लिखूं तो आपके पास पोटेंशियल अप्रोक्सीमेट आ जाएगा कि क्यू इंटू 2a स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया? आर क्यूब। ठीक है, एंड कंट्रास्ट योर रिजल्ट विद ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल। फॉर डाइपोल पोटेंशियल होता है के पी बाय आर स्क्वायर एक्सियल लाइन पे, एंड फॉर मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, मोनो चार्ज, फॉर इलेक्ट्रिक मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, डायपोल में 2 होते हैं, मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर। तो कंट्रास्ट क्या हुआ? इसमें है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसमें आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लॉजिकली समझ में आ गया क्या पूछा? तो ऐसा कोई नया क्वेश्चन आ जाए, घबराना मत, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, कॉन्सेप्ट फर्क नहीं होता। ठीक है, आ जाते हैं 45 पे। 45 कह रहा है डिस्क्राइब स्कीमेटिकली इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कोरस्पॉन्डिंग टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लेन्स बनेंगी ऐसे, तो क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या हो जाएंगी? प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन्स होंगी आपस में पैरेलल, एक्स वाई प्लेन इक्विडिस्टेंट, तो प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बढ़ता जाए, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा नहीं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट, इसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो वो इक्वल स्पेसिंग नहीं होगी। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्पेसिंग क्या होती रहेगी? रिड्यूस होती रहेगी, तो फिर से प्लेन्स ही बनेंगी बट स्पेसिंग बराबर नहीं होगी। पहले स्पेसिंग बराबर थी क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड ही, जब यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगी, फील्ड बढ़ेगी तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्लोज हो जाएंगी। सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट ओरिजिन तो क्या बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विद इंक्रीजिंग रेडियस। D part, a uniform grid consisting of long equally spaced parallel charged wires in a plane। अब इसमें अब इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यूनिफॉर्म ग्रिड है। ग्रिड क्या होती है? ग्रिड ऐसे होती है, ये वायर्स हैं इस तरह से, ऐसी कोई ग्रिड है। यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स इन अ प्लेन। चार्ज्ड वायर्स हैं, ये है चार्ज्ड वायर्स हैं, यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर्स हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या कह सकते हो कि जब इसके पास होगा तो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो सकती। जब हम क्लोजर का पॉइंट देखेंगे तो फील्ड डिपेंड करेगी कि कितने वैल्यू पे और किस पॉइंट पे आप देख रहे हो, और जब दूर जाओगे तो ये धीरे धीरे एज अ जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा तो स्फेरिकल बनता जाएगा विद इंक्रीजिंग, बहुत बड़ा रेडियस। तो टाइम डिपेंडेंट चेंजिंग शेप नियरर टू द ग्रिड चेंज होगी, and at far off distance from the grid it slowly becomes planar and parallel to the grid। पैरेलल क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो दूर जब जाओगे तो वो यूनिफॉर्म फील्ड की तरह लगभग बिहेव करेगा। तो इसमें ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये लर्निंग वाला है थोड़ा सा, डी पार्ट। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं इस पे, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बोल रहा है फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। A charged object is moved from point A to P। आप A पॉइंट से P पॉइंट तक एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को आपने मूव किया, A पॉइंट से B पॉइंट तक। तो A से B यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20। A से B यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
20, ए से बी, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क डन क्या होगा, हर केस में सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सेम है, सो वर्क डन इन ऑल द थ्री इज सेम, वर्क डन इज सेम इन ऑल द थ्री फिगर्स बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ठीक है, आ जाते हैं 47, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कहां पे होगा, जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कहां कहां होगा, इन ऑल द स्पेस, बिल्कुल भी नहीं, फॉर एनी एक्स ऑन फॉर अ गिवन जेड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्स वाई प्लेन्स क्या बनेंगी, इक्विपोटेंशियल्स बनेंगे, जेड एक्सिस में तो एक्स वाई प्लेन क्या बनेंगे, इक्विपोटेंशियल्स बनेंगे। बी पार्ट क्या है, फॉर एनी एक्स फॉर अ गिवन जेड, गिवन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म फील्ड है, गिवन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कोई भी एक्स की वैल्यू हो पोटेंशियल सेम होगा, हाँ क्योंकि प्लेन ऐसे बन रही है ना, तो एक्स की कोई भी वैल्यू पोटेंशियल सेम होगा, वाई की भी कोई भी वैल्यू होगी पोटेंशियल सेम होगा, तो एक्स के लिए पोटेंशियल सेम है, तो बी ऑप्शन। अच्छा मल्टीपल वाला है, चलो और भी है, तो बी तो है ही है, फॉर एनी वाई, बिल्कुल क्योंकि एक्स वाई प्लेन में था ना इक्विपोटेंशियल, तो गिवन जेड पे एक्स वाई प्लेन में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ये भी हो गया, ऑन द एक्स वाई प्लेन ऑन द गिवन जेड, यस लॉजिकली समझ में आया, ये प्लेन है, इस प्लेन ये इक्विपोटेंशियल वाला प्लेन है, अब एक्स डिस्टेंस कहीं पे भी ले लो, इस प्लेन में तो एक्स सेम ही रहेगा ना, इस प्लेन में तो पोटेंशियल सेम रहेगा, वाई कुछ भी ले लो, जेड इस तरफ है, ये जेड है, एक्स कुछ भी ले लो, वाई कुछ भी ले लो, पोटेंशियल इसमें हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम, तो बी सी और डी तीनों आंसर मैच हो जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये भी मल्टीपल ऑप्शन वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही, मे बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ अ कंडक्टर, बिल्कुल सही, नियर शार्प एजेस, ये आगे पढ़ोगे अगला ही टॉपिक है, नियर शार्प एजेस इलेक्ट्रिक फील्ड is strong, therefore more near sharp edges, इसको बोलते हैं कोरोना, इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, अगला ही टॉपिक है। इसके बाद विल बी मोर क्राउडेड नियर रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो फील्ड भी स्ट्रांग होगी, फील्ड स्ट्रांग होगी तो वहां पे क्राउडेड होगा, विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस, नहीं सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड होती है तब इक्वली स्पेस्ड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, तो ये तीन हो गए। आ जाओ 49th पे, वर्क डन, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है, जीरो, माइनस क्यू नॉट इंटू वीबी माइनस वी ए, वीबी और वी ए बराबर है, तो ये कितना हो गया, जीरो। 50th, इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर, पोटेंशियल कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका कांस्टेंट होता है, जीरो का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और भी ऑप्शंस हैं, और भी हैं, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगी तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस जीरो हो गया, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, जीरो, सो नो चार्ज, ओवरऑल नो चार्ज होगा। 51, if a conductor has a potential not equal to zero and there are no charges anywhere else outside, conductor has potential not equal to zero and there are no charges anywhere else, सिर्फ कंडक्टर पे चार्ज है मतलब कंडक्टर चार्ज होगा, there must be charges on the surface or inside itself, inside भी on the surface और inside हो सकता है, तभी ऐसा होगा। मल्टीपल आंसर वाला है, देयर कैन नॉट बी एनी चार्जेस इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में इनसाइड नहीं होता। ठीक है, देयर मस्ट बी चार्जेस ओनली ऑन द सरफेस, नहीं स्लाइटली अंदर भी हो सकता है, मैंने पकड़ के रखा है कोई चार्ज अंदर। ठीक है, और बॉडी बोला, ठीक है, देयर मस्ट बी चार्जेस इनसाइड द सरफेस, जरूरी नहीं है। सो एक्सेस चार्ज है वो कहां पे हमेशा होता है, कंडक्टर की सरफेस पे होता है। जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपको कि कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता तो वो गलत है, नेट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, कंडक्टर के अंदर एटम्स तो होंगे, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे, तो चार्ज होगा अंदर, ओवरऑल चार्ज जीरो होगा बट चार्ज तो होगा, तो जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे कंडक्टर पे वो कहां स्टोर हो जाएगा, ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, 52, प्रूव दैट अ क्लोज्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस विद नो चार्ज विद इन इटसेल्फ मस्ट एनक्लोज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
इजी है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने दोबारा, कह रहा है प्रूव दैट अ क्लोज्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस विद नो चार्ज विद इन इटसेल्फ मस्ट एनक्लोज्ड एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। अब अगर अंदर कोई चार्ज नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के विद नो चार्ज विद इन इटसेल्फ, तो हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी हर तरफ, तो वॉल्यूम क्या होगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम में, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम में पोटेंशियल, पूरे पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वही बोला, सपोज अ क्लोज्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस विद नो चार्ज विद इन इटसेल्फ डज नॉट एनक्लोज। अच्छा ये कॉन्ट्रडिक्शन से कर रहा हूं, कॉन्ट्रडिक्शन से कर देता हूं। कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला इसमें कि मान लिया उल्टा, मान लिया कि वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं एक्वायर कर रहा, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं है। अगर इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Therefore, potential just inside the surface would be different from potential at the surface, resulting in some potential gradient. Potential gradient आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, potential gradient आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। Therefore, there would be field lines pointing inwards or outwards from the surface. This is possible only if other end of the lines is at charge inside. This is possible only if other end of the lines is at charges inside. As there is no charge inside, therefore entire वॉल्यूम क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइंस होने के लिए एक तरफ चार्ज है, दूसरी तरफ भी तो होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो। सो ओवरऑल वॉल्यूम का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। 53, इस पे दिमाग लगाइए, आपके पास 2 मिनट का समय है, फिर मैं करूंगा इसको। 53 पे दिमाग लगाइए, सामने देखो, आपको क्वेश्चन में बोला अ हॉलो अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर has an inner radius A and outer radius B. ये एक hollow surface है, inner radius A, outer radius B. A positive point charge plus Q is in the cavity at the center of the sphere. यहां पे आपने प्लस Q चार्ज रख दिया, तो यहां इंड्यूस हो जाएगा माइनस और यहां पे इंड्यूस हो जाएगा प्लस। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, हॉलो अंदर हॉलो है, ये कंडक्टिंग है, जो इतना मैं शेड कर रहा हूं ये कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब यहां पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो सबसे पहली बात आपको निकालना क्या है, a positive charge is placed, find the potential everywhere assuming that V is 0 at R infinity. पोटेंशियल निकालना है हर पॉइंट पे। पहले इनसाइड की बात करते हैं। जब मैं अंदर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूंगा, अंदर अगर मैं पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूंगा तो पोटेंशियल होता क्या है, पहले ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, एक लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे चार्ज है Q, ये पॉइंट है, ये इसका रेडियस है लेट्स से कैपिटल R या स्मॉल r, इसका रेडियस है R। सो अंदर जो होगा, अगर ये कंडक्टर है तो अंदर जो होगा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, अंदर जो होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कितना कांस्टेंट होगा, ये अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड ले रहा हूं तो इनसाइड जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जो इनसाइड होगा, ये मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इनसाइड पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाय रेडियस। चाहे मैं ओ पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं ए पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं बी पॉइंट की बात करूं, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय रेडियस। अगर मैं आउटसाइड लूंगा, लेट्स से मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, पी पॉइंट की एक्स डिस्टेंस दूर, तो पी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाय एक्स। सो इस चार्ज की वजह से जो अंदर पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाय रेडियस, और इसके बाहर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये मैं प्योरली कंडक्टिंग लिया है मैंने कंडक्टर, ये मैं हॉलो पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इनसाइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अंदर जितने भी पॉइंट है सब पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बाहर होगा चेंज होगा, अंदर भी होगा चेंज होगा, कैसे होगा वो सोचना है आपको। अब ये प्लस क्यू चार्ज है,
ये यहां पे भी है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज ना होता तो इसकी वजह से अंदर इफेक्ट कितना होता? 0। इसकी वजह से अंदर इफेक्ट ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता। जितना ये चार्ज उतना ये चार्ज, दोनों का ओवरऑल इफेक्ट अंदर क्या हो जाता? कैंसिल आउट हो जाता, क्योंकि ये नेगेटिव है और इसका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। बट क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से अंदर पोटेंशियल होगा। कितना होगा, क्या होगा? आपके पास 2-4 मिनट है, प्लीज सोचो। मैंने हिंट दिए, आप दिमाग लगाइए, 2-3 मिनट सोचिए, फिर मैं करता हूं इसको। देखो सामने, दोबारा ये वाली चीज कह रहे हो, नहीं समझ में आई? दोबारा देखो, मैंने बोला ये चार्ज है, इसकी वजह से अगर अंदर पोटेंशियल निकालना है ना तो रेडियस पूरा लोगे, और इस चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल निकालना है तो पूरा डिस्टेंस लोगे बाहर तक का। अब इधर ध्यान दो, पहले हम बात करते हैं इनसाइड की। जब मैं इनसाइड की बात करता हूं, अंदर निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से अगर r डिस्टेंस दूर निकालना है, लेट्स सपोज इनसाइड r डिस्टेंस दूर निकालना है, तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। ये हुआ ड्यू टू प्लस Q एट सेंटर, इसकी वजह से पोटेंशियल है KQ/R। अब जरा ध्यान देना, अब दूसरा गेम, प्लस इस माइनस चार्ज की वजह से अंदर पोटेंशियल निकालना है, तो किसी भी चार्ज की वजह से अंदर अगर पोटेंशियल निकालना होता है तो रेडियस लेते हैं, K-Q/A। ये है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट इनर सरफेस, प्लस इस आउटर वाले की वजह से भी अंदर पोटेंशियल निकालना है। आउटर वाले की वजह से अगर अंदर पोटेंशियल निकालेंगे तो रेडियस कौन सा लेंगे? पूरा। मैंने क्या बोला? किसी की वजह से भी अगर अंदर पोटेंशियल निकालना है तो रेडियस पूरा लेना है। तो इस आउटर वाले की वजह से अगर अंदर पोटेंशियल निकालेंगे तो रेडियस लेंगे पूरा, KQ/B। सो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन आउटर सरफेस। ये होगा टोटल पोटेंशियल इनसाइड। अगर मुझे निकालना है इनसाइड, मतलब यहां तक, इनसाइड मतलब डिस्टेंस लेस देन A। अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं इन कंडक्टर बोलूं, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो A और B के बीच में होगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट। कितना होगा जरा ध्यान देना। अगर इधर कंसीडर करता हूं तो इस चार्ज की वजह से बाहर अगर पोटेंशियल निकालना है तो KQ/X लेते हैं, तो प्लस Q की वजह से निकालूंगा तो KQ/R। इस वाले माइनस Q की वजह से निकालूंगा K-Q/R। ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वजह से निकालूंगा तो पूरा रेडियस लूंगा, KQ/B। ये हो गया कांस्टेंट पोटेंशियल। देखो इधर निकाल रहा हूं, अंदर वाले की वजह, इसकी वजह से निकालता तो पूरा रेडियस लूंगा, इसकी वजह से भी पूरा रेडियस लिया, KQ/R, K-Q/R दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसकी वजह से निकालूंगा, इनसाइड अगर निकालूंगा तो क्या लेते हैं? रेडियस लेते हैं, सो KQ/रेडियस। इसी तरह से आउटसाइड निकालूं, आउटसाइड निकालें अगर, आउटसाइड मतलब डिस्टेंस ग्रेटर देन B। बाहर अगर निकाल रहा हूं तो प्लस Q की वजह से बाहर हो जाएगा KQ/R, माइनस Q की वजह से K-Q/R, और इसकी वजह से भी बाहर KQ/R। ये दो कैंसिल हो गए, एक बचा KQ/R। तो वेरिएशन कैसी बनी? वेरिएशन ऐसे बनेगी, पोटेंशियल विद डिस्टेंस कम होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कम होने लग जाएगा। कब कांस्टेंट होगा? जब मैं A पे पहुंच जाऊंगा, और कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब मैं B पे आऊंगा। समझ में आई बात? क्लियर? देखो पहले दोबारा, ये स्फीयर है, इस स्फीयर में अगर अंदर पोटेंशियल निकालना है तो पूरा रेडियस लेना है, बाहर निकालना है तो बाहर का डिस्टेंस निकालना है। अब अगर मैं इधर अंदर लेता हूं तो Q की वजह से KQ/रेडियस, इसकी वजह से अंदर निकालना है तो KQ/ इसका रेडियस, इसकी वजह से अंदर निकालना है तो KQ/ इसी का रेडियस। ये हो गया इनसाइड का। बीच में लेता हूं
तो इस प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाय आर, माइनस क्यू के बाहर निकालना है तो के क्यू बाय आर, इस प्लस क्यू के अंदर निकालना है तो के क्यू बाय बी। अब जब बाहर निकालना है तो तीनों का डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, सो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। आउटसाइड निकालना है तो सेंटर से पूरा डिस्टेंस लेना है, इनसाइड निकालना है तो रेडियस पूरा लेना है। समझ में आई? ऐसे आगे 4-5 क्वेश्चन और मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस बार बोर्ड में भी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे 54। ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिए देखो इसको, ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको बोल रहा है इन फिगर इफ द इनर शेल हैज रेट चार्ज क्यू नॉट एंड द आउटर शेल इज अर्थ। बाहर वाली शेल को धरती माता से जोड़ दिया, धरती माता से जोड़ूंगा तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। देन फर्स्ट डिटरमाइन द चार्ज ऑन द आउटर शेल। चार्ज ऑन द आउटर शेल कितना हो जाएगा? 0। अर्थ कर दिया, आउटर शेल पे चार्ज कितना हो जाएगा? सारा का चार्ज कहां चला जाएगा? पांडेज बढ़ जाएगा। पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल निकालना है। पहले ये बात समझ में आई? दोबारा मैंने बोला इन फिगर इफ द इनर शेल हैज अ चार्ज क्यू नॉट, अंदर वाली शेल पे चार्ज है क्यू नॉट, तो इंड्यूस चार्ज होगा माइनस क्यू नॉट और प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट ग्राउंड हो गया तो वो प्लस क्यू नॉट पूरा का पूरा ग्राउंड चला गया, आपके पास बचेगा क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। मानते हो? सो डिटरमाइन द चार्ज ऑन द आउटर शेल। आउटर शेल के आउटर बाउंड्री पे कितना हो जाएगा? 0। अंदर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट। सो वी नो द चार्जेस फेसिंग आर इक्वल एंड अपोजिट। इफ द चार्ज ऑन द इनर शेल इज क्यू नॉट, then the charge on the inner surface of the outer of the shell would be minus q naught. Charge on the outer surface is q2 मान लिया, अर्थ कर दिया, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। सो शेल का पोटेंशियल कितना हो गया? अब इसने पोटेंशियल से निकाला, मैंने डायरेक्टली बता दिया, ग्राउंड कर दिया। तो अब वैसे भी कर सकते हो पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से कि शेल का पोटेंशियल कितना हुआ। ध्यान दो, इस शेल का पोटेंशियल निकालना है अंदर वाले चार्ज की वजह से के क्यू बाई डिस्टेंस, के क्यू नॉट बाय आर टू, अपने चार्ज की वजह से के क्यू नॉट बाय आर टू, और इस Q2 की वजह से के क्यू टू बाय आर टू। टोटल किसके बराबर कर दोगे? 0 के। टोटल किसके बराबर कर दोगे? 0 के। सॉल्व करके कितना आया? Q2 की वैल्यू 0 आ गई। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल। इनर शेल का पोटेंशियल निकालना है। ध्यान दो, अपने चार्ज की वजह से कितना हुआ? अपने चार्ज की वजह से हुआ के क्यू नॉट बाय R1, और बाहर वाले चार्ज की वजह से अगर अंदर पोटेंशियल निकालना होता है तो रेडियस पूरा लेते हो, तो k माइनस क्यू नॉट बाय आर टू। सो के क्यू नॉट बाय R1, के माइनस क्यू नॉट बाय R2। सेम कॉन्सेप्ट लगा है। हाँ, बिल्कुल सेम लॉजिक। बाहर वाले की वजह से अगर अंदर निकालना है तो रेडियस पूरा, अंदर वाले की वजह से बाहर निकालना है तो डिस्टेंस पूरा। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर द पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल इज 0 कहां पे होगा? मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस दूर एक सरफेस मानी, इस पे पोटेंशियल 0 मान लिया। ठीक है, अब x डिस्टेंस दूर माना, ये d/2 है, तो ये गैप कितना हो गया? d/2 माइनस x। ये कितना हो गया? d/2 प्लस x। मानते हो? पोटेंशियल कितना हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे? पोटेंशियल हो जाएगा k q बाय डिस्टेंस प्लस k माइनस q बाय डिस्टेंस। हाँ कि ना? दोनों पोटेंशियल्स ऐड कर दिया। आपको क्या बोला? पोटेंशियल 0 करना है। पोटेंशियल 0 करना है तो दोनों को इक्वेट कर दिया, एक को राइट साइड ले गए, सिंप्लीफाई करो, x आ गया 0 के बराबर। सेंटर पे पोटेंशियल 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात नहीं है। प्लस क्यू माइनस क्यू मिडिल में आएगा ना, जहां पोटेंशियल 0 होगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप बोलो चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो पोटेंशियल 0 कहां पे आएगा? सेंटर वाली प्लेन पे। कौन सी प्लेन होगी? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, वो वाली क्या हो गई? इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो आप सिंपली भी बोल सकते हो सिंस चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर पोटेंशियल इज 0 एट इक्वेटोरियल प्लेन। आई बात समझ? आ जाते हैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पे। 56, a positively charged particle is released from rest in a uniform electric field. Positively charged particle कहां भागता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भागेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भागेगा, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे भागेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज, अच्छा नीचे भी डिक्रीज है, बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। ठीक है, आ जाते हैं 57। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। टू स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। ठीक है, at any point inside the sphere electric intensity is 0, electric field intensity is 0 inside the sphere। बिल्कुल सही है, क्यों 0 होगा, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। कंडक्टिंग बोला था ना, कंडक्टिंग सरफेस। इसके आगे बोल रहा है at any point inside the sphere electrostatic potential is 100 volt, electrostatic potential is 100 volt। बिल्कुल सही है, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। सो S1 S2 बोथ आर ट्रू। ऑप्शंस क्या है, S1 is true but S2 is false। गर्ल्स ये false नहीं है, S1 is true, S2 is also true and S1 is a cause of S2, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसीलिए पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, 58। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव। क्लोज लूप में वर्क डन कितना होता है, 0। वही रीजन भी दिया हुआ है। तो A and R both are true and R is the correct explanation। Electric field is always normal to equipotential surface and along the direction of decreasing order of potential। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, और किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग द पोटेंशियल। नेगेटिव ग्रेडियंट इसी की वजह से होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the fall of electric potential। So both A and R are true and R is the correct explanation। When two positive point charges move away from each other, पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों को दूर लेके गया, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो जब दोनों को दूर लेके जाऊंगा, दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दोनों की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। असर्शन करेक्ट है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, नहीं, वो हम जो वर्क करते हैं वो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं। सो एक मिनट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो बोल सकते हो। चेंज इन एनर्जी की बात अगर करें तो वो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं बोला। सो चेंज इन एनर्जी अगर बोल रहे हैं तो आप उसको चाहे वर्क डन बाय द फील्ड बोलो या अगेंस्ट, डिपेंड करता है आप इनिशियल माइनस फाइनल ले रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल ले रहे हो। सो वर्क डन जो होगा वो चेंज इन एनर्जी होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। So assertion reason both are correct, but R is not a correct explanation। 5 charge इतना 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 are placed at 5 vertices of a regular pentagon। 6 charge minus Q is placed at the center of the pentagon। The net electric force on minus Q is 0। Net electric force is 0। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बराबर बराबर होगा, तो सिमेट्रिकल होके कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, नहीं, सबका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा सेंटर पे, 0 नहीं होगा। के क्यू बायर के क्यू बायर के क्यू बायर के क्यू बायर, तो assertion is true, reason is false। 62 work done by electrostatic force in bringing a unit positive test charge from infinity to point P is positive। infinity to point P, P infinity से P, ये चार्ज है, सोर्स चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है, सोर्स चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है, सोर्स चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाए पॉजिटिव चार्ज को, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाए, तो वर्क डन हो गया Q नॉट इंटू Q, वर्क डन क्या है, बाय द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, Q नॉट इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल, V इंफिनिटी, ये हो गया Q नॉट इंटू V इंफिनिटी माइनस V P। VP है नेगेटिव, Q नॉट है पॉजिटिव, ये 0, 0 माइनस माइनस, ये हो गया पॉजिटिव, रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। क्या बोला है, पॉइंट P इज पॉजिटिव, असर्शन इज ट्रू। आगे क्या बोल रहा है, फॉर Q लेस देन 0 फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज अट्रैक्टिव, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, इस फॉर्म में भी बोल सकते हो, आर इन द सेम डायरेक्शन, ये भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट और उसकी फॉर्म में भी बोल सकते हो, इसकी फॉर्म में भी। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ले लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। 63 in the absence of external electric field the dipole moment per unit volume of polar dielectric is 0। ये आगे पढ़ोगे, गलती से इसमें आ गया,
गलती से इसमें आ गया, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक्स अभी आगे अगले 2 टॉपिक में आने वाला है। 64 इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है पिछले साल के 2024 के। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन 2 halves ऑफ एन सर्कुलर रिंग एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर O ऑफ द रिंग इज अलोंग OC। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड होगी इधर, नेगेटिव चार्ज की फील्ड होगी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड OC के अलोंग होगी, बिल्कुल सही है। इट इज सो बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट O इज नॉट जीरो। नेट पोटेंशियल एट O जीरो है। पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वही नेगेटिव का पोटेंशियल है, पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। समझ में आया? सो ये थे इसके सारे कॉन्सेप्चुअल्स, घर पे रिपीट कीजिए। एक एक क्वेश्चन अगली क्लास में मैं रिटर्न चेक करूंगा तुम्हारा, पोटेंशियल के कंसेप्चुअल्स का भी और न्यूमेरिकल्स का भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।